देखो बेटा, लास्ट पार्ट में हमने स्टडी किया था कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड स्टेटमेंट, और दूसरा पढ़ा था कन्वर्स स्टेटमेंट। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब तो क्या था कि इफ, अगर हम ये बोलें, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में तो हम क्या पढ़ रहे थे बेटा कि अगर इफ P देन Q है तो हम इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे लिखते थे, इफ नॉट Q देन नॉट P। हम इसको चेंज कर देते थे, अगर Q नहीं है तो P भी नहीं है, इफ नॉट Q देन नॉट P। लेकिन कन्वर्स में क्या लिखते थे, इफ P देन Q को कन्वर्स लिखना हो तो इफ Q देन P। हम इसका बिल्कुल उल्टा कर देते थे। ये क्या आ जाएगा बेटा कन्वर्स में, इफ Q देन P। तो ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है और ये कन्वर्स होता है। अब जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, तो उससे पहले एक बार कन्वर्स का एग्जांपल देखें। तो हम कन्वर्स का एग्जांपल क्या लिख देंगे, सपोज मैं आपको बोलूं x स्टेटमेंट दे दी एग्जांपल में, एग्जांपल 1, x इज एन इवन नंबर implies that x is divisible by 4। ये कह रहा है x is an even number implies that x is divisible by 4। अब पहले तो p implies q होता है, अगर p implies q हो तो पहले आप ये देखो p कौन है, p आपका है x is an even number, q आपके पास है x is divisible by 4। अब अगर मुझे इसका कन्वर्स लिखने के लिए बोला जाए तो कन्वर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, कन्वर्स क्या होता है, उल्टा कर दो, इफ Q देन P। तो क्या लिखेंगे कन्वर्स, कन्वर्स इज इफ x इज divisible by 4 then x is an even number। ठीक है, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में तो क्या होता था, हम नोट क्यू आगे लाते थे और नोट भी पीछे। कन्वर्स में तो सिर्फ बात को उल्टा करना है, इफ क्यू देन पी। ठीक है, वैलिडिटी कैसे देखते हैं, अगर मुझे इन स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी देखनी हो तो, और कौन से मेथड से देख सकते हैं, दोनों मेथड्स देखिए। जो आपका कन्वर्स का मेथड है, कन्वर्स में रिवर्सिंग कर देते हो स्टेटमेंट को, और रिवर्सिंग करने के बाद आपके पास ये आंसर आता है। ठीक है, अब वैलिडिटी 3 मेथड से चेक करते हैं, वो देखो कैसे चेक होती है। वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग इफ देन। अगर किसी स्टेटमेंट में इफ देन है तो उसकी वैलिडिटी कैसे आएगी, इफ देन की स्टेटमेंट हो तो वैलिडिटी कैसे आती है, देखो 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड है कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड, ठीक है, और थर्ड है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड।
तीन मेथड से आप वैलिडिटी चेक कर सकते हो। पहले तो हमने क्या किया था, एंड की वैलिडिटी या और की वैलिडिटी, उसको चेक करने का तरीका क्या था, उसमें हम ये देखते थे एंड और वाले में जब वैलिडिटी देखते थे कि अगर एंड है तो दोनों ट्री होंगे तभी ट्री होगा, और बाकी हर हाल में फॉल्स। और में क्या होता है, अगर दोनों फॉल्स हैं तभी फॉल्स होगा, अगर एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा। नेगेशन में अपोजिट हो जाता है। अब बात है इफ देन की स्टेटमेंट की। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, पहले मेथड क्या आएगा, नंबर 1, पहले तो आप लिखोगे राइट स्टेटमेंट इन फॉर्म इफ पी देन क्यू। अगर इस फॉर्म में नहीं है, किसी और में है बाई चांस, तो आइडेंटिफाई पी एंड क्यू। आइडेंटिफाई करने के बाद आपको यही देखना है, पी को तो ट्रू मान लेंगे, अगर क्यू भी ट्रू आ गया तो स्टेटमेंट ट्रू होगी। P इज ट्रू, लेट P इज ट्रू मान लिया, चेक Q, इफ Q इज ट्रू तो स्टेटमेंट इज ट्रू। तो दी हुई स्टेटमेंट ट्रू हो गई पूरी। अगर P ट्रू आ गया, P ट्रू मानने पर अगर Q भी ट्रू आ जाता है तो स्टेटमेंट ट्रू है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करते हैं, इफ P देन Q लेते हैं, राइट इन फॉर्म सेम है फर्स्ट स्टेप, इफ P देन Q, फिर आइडेंटिफाई पी एंड क्यू, फिर थर्ड स्टेप में लेट क्यू इज फॉल्स। इसमें कॉन्ट्रा में उल्टा करते हैं ना, इफ नॉट क्यू देन नॉट पी, तो लेट क्यू इज फॉल्स और चेक पी, इफ पी इज ऑल्सो फॉल्स देन स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट ट्रू ही होगी। अगर P ट्रू है और Q ट्रू आ जाए तो भी ट्रू है। अपोजिट करना है तो Q फॉल्स P भी फॉल्स आ जाए तब भी स्टेटमेंट ट्रू कराएगी, क्योंकि नॉट Q नॉट P बन जाए तो आपका स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगी। ठीक है। और थर्ड कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होगा, वही स्टेप फर्स्ट, पहले इफ P देन Q, फिर आइडेंटिफाई P एंड Q, फिर आप P और Q को आइडेंटिफाई कर लीजिए, फिर हम P को ट्रू Q को फॉल्स मान के चलते हैं, लेट P ट्रू Q फॉल्स। अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलत है ना, क्योंकि P ट्रू तो Q ट्रू होना चाहिए और Q फॉल्स तो P फॉल्स होना चाहिए। उल्टा हमने उल्टा क्या माना, हमने P को ट्रू और Q को फॉल्स ले लिया। इफ वी गेट कॉन्ट्राडिक्शन, अगर हमारे पास जो रिजल्ट आना था वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए, ठीक है, इफ वी गेट कॉन्ट्राडिक्शन तो भी हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी और अदरवाइज फॉल्स ही होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। अब देखो किसी भी तीनों के बेस पर एक एक एग्जांपल करवाती हूँ, आपको वैलिडिटी के बेस पे क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ, चेक वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। चेक वेदर स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, और हमें ये स्टेटमेंट दे दी, चेक वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। स्टेटमेंट को ट्रू है या नहीं ये चीज चेक करनी हो तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट देखो क्या दी हुई है, इफ x y belonging to integer are such that x and y are odd, then x y is odd। अगर कोई दो नंबर इंटीजर्स हैं और दोनों ओड हैं तो ये कहता है कि एक्स वाई उनका प्रोडक्ट भी ओड होगा। ये चीज हमें दी हुई है। अब ये पहले इफ पी देन क्यू की फॉर्म में है तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं पी। पी क्या होगी आपकी, एक्स वाई बिलोंग टू इंटीजर आर सच दैट
एक्स एंड वाई आर ओड, तो हमने पी ले लिया। क्यू एक्स वाई इज ओड, क्यू मान लिया एक्स वाई इज ओड। इफ पी देन क्यू में से पी क्यू ढूंढ लिए। फर्स्ट क्या था, लेट करोगे, लेट पी इज ट्रू, हमने मान लिया पी ट्रू है। दैट इज, हमने क्या एज्यूम कर लिया, एज्यूम किया कि दैट एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू जेड एंड एक्स वाई आर ओड। हमने ये मान लिया एक्स वाई जेड से बिलोंग करते हैं और दोनों ही ओड है। अगर ओड है तो प्रूफ करके दिखाओ। दिस सिंपलाइज एक्स कोई 2m+1 होगा एंड वाई कोई 2k+1 होगा फॉर सम इंटीजर m एंड k। हमने ये मान लिया किसी इंटीजर m के लिए और किसी इंटीजर k के लिए हमने x और y सपोज कर लिए। नाउ आप प्रोडक्ट करके दिखाइए कि ओड आता है या नहीं आता। 2m+1 2k+1, 2m इंटू 2k 4mk प्लस 2m प्लस 2k प्लस 1। जितना भी रिजल्ट आया, अगर इसको ध्यान से चेक करें तो 4 वाले में से भी 2 कॉमन, तो 2mk प्लस m प्लस k तो अंदर आ गया, प्लस 1 बाहर। 2mk प्लस m प्लस k कोई इंटीजर्स थे, से l, हमने इस सारे इंटीजर को l मान लिया, तो 2l+1, तो एक्स वाई भी किस फॉर्म का आ गया, और दिस इंप्लाइज एक्स वाई इज ऑड। और अगर एक्स वाई ऑड आ गया देयरफॉर क्यू इज ट्रू। ऐसे करने हैं ये क्वेश्चन। तो पी ट्रू मानते ही क्यू ट्रू प्रूव हो गया, तो हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर ये फॉल्स आ जाता तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होती, अगर क्यू फॉल्स आ जाता तो। मतलब आपको ये दिखाना है इफ पी देन क्यू में पी ट्रू तो क्यू भी ट्रू प्रूव होना चाहिए, या क्यू को फॉल्स मान के चल रहे हो तो पी भी फॉल्स प्रूव हो जाना चाहिए। ठीक है, और तब हम लिख पाएंगे। देखो इसका एक और एग्जाम्पल अब देखते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड से। मान लो मैंने फॉल्स लेकर स्टार्ट किया, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड आर सच दैट एक्स वाई इज odd, then both x and y are odd। अब स्टेटमेंट लेना तो हमारी मर्जी है, ट्रू रिजल्ट है, हम लिख नहीं सकते ऐसे। तो हमने क्या ले लिया कि अगर एक्स वाई जेड इस तरीके से हो कि एक्स वाई ओड हो, देन बोथ एक्स वाई आर ओड। तो पहले तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई पी एंड क्यू। पी क्या आएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स वाई इज ओड। कोई भी दो इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट ओड है, मुझे ये पता है, मुझे ये नहीं पता वो दोनों आपस में क्या है। क्यू क्या दिया हुआ है, बोथ एक्स वाई आर ओड, बोथ एक्स एंड वाई आर ओड, क्यू मान दिया। अब हम क्या मानेंगे, एज्यूम, कौन सा मेथड लगाने की कोशिश कर रहे हैं अब हम, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड। अगर हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड लगा रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, एज्यूम दैट क्यू इज फॉल्स। अब क्यू को फॉल्स मान लो। जब मैंने कहा कि क्यू इज फॉल्स, दैट इज एज्यूम, क्यू का नेगेटिव कैसे लेते हैं, एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू जेड सच दैट, मैंने कहा था बोथ एक्स एंड वाई आर ओड, सच दैट बोथ एक्स एंड वाई आर इवन। नॉट क्यू मान लो, अगर नॉट पी प्रूव कर दिया तो ठीक हो जाएगा। बोथ इवन, हमने ये इवन मान लिए। दिस सिंपलाइज एक्स क्या होगा, कोई 2m, वाई क्या होगा, कोई 2k फॉर सम इंटीजर m कोमा के। मतलब कोई भी इंटीजर हो जो 2 का मल्टीपल है वो इवन है, तो हमने इसको इवन मान लिया दोनों।
Now xy is 2m multiply 2k 4mk, जिसको 2 इंटू 2mk लिख सकते हो। और यहाँ 2mk इज इक्वल टू एल से कुछ भी कांस्टेंट मान सकते हैं इसको भी नया। तो 2mk एल हो गया तो 2l। अगेन 2 का मल्टीपल आ गया तो दिस इंप्लाइज xy इज इवन। देयरफॉर और दिया हुआ था, हमने इवन प्रूव कर दिया। p इज फॉल्स। अगर q नॉट ट्रू मानो तो नॉट ट्रू लिख दो, फॉल्स लिखो तो फॉल्स लिख दो। q फॉल्स पर हमने क्या प्रूव कर दिया? p इज ऑल्सो फॉल्स। तो उल्टा भी सही है, इट मीन्स हेंस फॉल्स आने पे फॉल्स मत लिख देना। q फॉल्स p फॉल्स प्रूव हो जाए तब भी सही बात है, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। हाँ, अगर q फॉल्स पे p ट्रू हो जाती तो गलत थी स्टेटमेंट। गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपकी दी हुई स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से देखो। एग्जाम्पल कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। मेथड अपने को सारे आने चाहिए क्योंकि मेथड में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या चीज आएगी? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से देखो, अगर मैं आपको बोलूं इफ n इज अ रियल नंबर with n greater than 3 then n square is greater than 9। अगर कोई रियल नंबर 3 से ग्रेटर है तो उसका स्केयर 9 से ग्रेटर आएगा। रियल नंबर कोई भी 3.1 ऑनवर्ड कोई भी ले लो, 3.001 कहीं से भी 3 से ग्रेटर। अब स्टेटमेंट तो इफ पी देन क्यू की है तो सॉल्यूशन में पहले आइडेंटिफाई करें पी। पी क्या है? एन इज अ रियल नंबर विथ एन ग्रेटर देन। क्यू क्या है? एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9। अब assume that P is true and Q is not true। दोनों बातें इकट्ठी मान लेनी है। या तो P ट्रू लेकर Q ट्रू प्रूव करो, या Q फॉल्स लेकर P फॉल्स प्रूव करो, या तीसरा मेथड है एक को ट्रू एक को फॉल्स मान के चल पड़ो। P इज ट्रू Q इज नॉट ट्रू। दैट इज हमने क्या मान लिया? assume that P ट्रू है तो N इज अ रियल नंबर with N greater than 3 and Q नॉट ट्रू है तो n स्क्वायर ग्रेटर की बजाय लेस देन इक्वल टू 9। दिस implies n square less than equal to 9। This implies n square minus n negative। This implies n minus 3 into n plus 3 negative। अब गिवन क्या है? n is greater than 3, ट्रू था p, तो n is greater than 3। बिकॉज n is greater than 3 तो n minus 3 पॉजिटिव। तो अगर n माइनस 3 पॉजिटिव है तो n प्लस 3 इज नेगेटिव। दिस इंप्लाइज n इज लेस देन इक्वल टू -3। ये तो गलत हो गया, हम तो कह रहे थे n 3 से बड़ा हो। विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू assumption that n इज ग्रेटर देन 3। हमने माना था n 3 से ग्रेटर है, बट 3 से ग्रेटर लेती हूँ तो ये पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव बनता है। n तो 3 -3 से भी लेस हो गया तो कॉन्ट्राडिक्शन आती है। दस स्टेटमेंट if p then q is true। जो स्टेटमेंट गिवन थी दैट इज
गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, दी हुई स्टेटमेंट ट्रू है। मतलब तीन मेथड हो गए ट्रू दिखाने के। ट्रू लेकर ट्रू दिखाओ, पी ट्रू क्यू ट्रू। ठीक है, फर्स्ट मेथड में क्या है, अगर हम पी ट्रू इंप्लाइज क्यू ट्रू, तो आपका फाइनल आंसर ट्रू होगा फर्स्ट। सेकंड मेथड में क्या था, क्यू से शुरुआत करनी है, क्यू फॉल्स इंप्लाइज पी फॉल्स, तब भी आपका ट्रू आएगा स्टेटमेंट। ठीक है, और थर्ड में क्या आएगा, क्यू फॉल्स पी फॉल्स तब भी ट्रू। और थर्ड में क्या है, अगर मैं ये मान के चल पड़ू पी ट्रू क्यू फॉल्स, एज्यूम कर लिया, और अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई इनको एज्यूम करने से, इंप्लाइज कॉन्ट्राडिक्शन, तो भी फाइनल आंसर इज ट्रू, तब भी आपका लास्ट आंसर ट्रू ही आने वाला है। तो ये आपके कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, इन सभी मेथड से मैंने आपको इफ पी देन क्यू का टेबल करा दिया। अब आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी वो भी देखो। ट्रुथ टेबल ऑफ इफ पी देन क्यू, पी क्यू, और इफ पी देन क्यू को हम कैसे शो करते हैं, पी इंप्लाइज क्यू, साइन आप ये दिखा सकते हैं। टेबल कैसे बनेगी वो देखो। देखो बेटा, पी इंप्लाइज क्यू आ जाए तो ट्रू ट्रू, पी ट्रू और क्यू भी ट्रू प्रूव हो जाए, अभी हमने लिखा था शॉर्टकट, पी ट्रू क्यू भी ट्रू हो जाए तो स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू के बाद फॉल्स आ जाए, मानना नहीं है, पी ट्रू माना था और क्यू फॉल्स दिखा दो तो कॉन्ट्राडिक्शन है, फॉल्स आएगा। क्यू फॉल्स और पी ट्रू आ जाए तब भी गलत है, क्योंकि क्यू फॉल्स के बाद क्यू को पी को भी फॉल्स दिखाना है, फॉल्स के बाद आपको फॉल्स ही दिखाना है। अगर फॉल्स के बाद फॉल्स दिखाना हो तो वो ये ठीक है, बट वो उल्टा होना चाहिए, क्यू फॉल्स पी भी फॉल्स आ जाए तो भी हमारा ट्रू होता है। तो इफ पी क्यू ट्रू तब तो ठीक है, ट्रू आएगा। लेकिन अगर पी ट्रू हो गया और क्यू फॉल्स हो गया, आपने अभी ये चीज नहीं मानी है, तीनों मेथड से तो किया ही नहीं। हम अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड, इसके तीनों मेथड्स हैं, पी इंप्लाइज क्यू, मान लो आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो ट्रू के पीछे ट्रू आएगा तभी बात बनेगी, बाकी सभी केसेस में फॉल्स आएगा, डायरेक्ट मेथड हो कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड हो तो हमने क्या लेना है, क्यू पी, नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, तो हमारा ये होना चाहिए, कहने का मतलब नॉट क्यू नॉट पी को इंप्लाई करता है। तो वहां पर क्या होगा, स्टार्टिंग तो यहीं से होगी, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। अगर क्यू ट्रू है तो नॉट क्यू फॉल्स, ट्रू है तो
ट्रू है तो ये भी फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। पी के लिखो, नॉट पी, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो, ये हमने उल्टा कर दिया। अब ये कह रहा है नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, फॉल्स फॉल्स को इंप्लाई करे, फॉल्स। अब तो नॉट क्यू स्टेटमेंट ही है, तो पी इम्प्लाइज क्यू वाली बात करूं तो फर्स्ट ट्रू तो सेकंड ट्रू, तो दोनों ट्रू ट्रू पे ट्रू आएगा, बाकी सब पे फॉल्स। अब ये बीच वाला नहीं पढ़ना है, स्टार्टिंग से देखो तो क्या हो गया कि अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड लगाते हो तब भी कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होगा, दोनों फॉल्स होंगे, तब भी आंसर दोनों ट्रू का आ जाएगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में भी अगर क्यू भी फॉल्स है पी भी फॉल्स है तो हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड से ट्रू पे पहुंचते हैं। ठीक है, इट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर ये डायरेक्ट मेथड से है, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव से है, और सिमिलरली कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात थी, तो इट मीन्स हमारे पास फाइनल टेबल क्या होगी, फाइनल टेबल ऑफ इफ पी देन क्यू। वो मीनिंग ये हो गया पी क्यू, पी इंप्लाइज क्यू, नोट तो अपने आप बन जाएगी जब फॉल्स लोगे तो ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, दोनों ट्रू पे भी ट्रू, दोनों फॉल्स पे भी ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स हुआ तो गलत हो जाएगा, फिर आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है, या तो दोनों ट्रू हो या दोनों ही फॉल्स हो, नॉट क्यू नॉट पी को इम्प्लाई करे या पी क्यू को इम्प्लाई करे, तब हमारा आंसर स्टेटमेंट का ट्रू आएगा। तो ये आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी नॉट क्यू नॉट पी वाली। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के बाद ये आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अब आपकी लास्ट जो स्टेटमेंट आती है, इफ एंड ओनली इफ, लॉजिकल कनेक्टिव, इफ देन के हमने तीनों मेथड्स पढ़ लिए। आई डबल एफ भी लिखते हैं इसको, और इक्विवेलेंस भी बोलते हैं, और इसको इफ एंड ओनली इफ, आप तीनों तरीकों से इस बात को लिख सकते हो, लॉजिकल कनेक्टिव, इफ एंड ओनली इफ, लॉजिकल कनेक्टिव, इफ एंड ओनली इफ, और इक्विवेलेंस रिलेशन बोल लीजिए। अब इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक स्टेटमेंट लूं कनेक्टिव, पी और क्यू दो स्टेटमेंट ले लिए अलग अलग, अ टम्बलर इज हाफ एम्प्टी, और क्यू ले ली, अ टम्बलर इज हाफ फुल, टम्बलर इज हाफ एम्प्टी और लिख दिया अ टम्बलर इज हाफ फुल। जब ये चीज ले ली, अब मैं कहूं कंपाउंड स्टेटमेंट यूजिंग इफ एंड ओनली इफ, अगर इसको यूज करते हुए लिखूं तो आर एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगी, क्या बनेगी, अ टम्बलर इज हाफ एम्प्टी if and only if it is half full। तो ये आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट बन गई, P इम्प्लाइज Q। और इसमें क्या होता है, मतलब P के लिए Q जरूरी है, P Q को इम्प्लाई करता है और Q P को इम्प्लाई करता है। अगर हम इसका रूल देखें तो ये क्या मीनिंग करता है, सिंबल, सिंबल इज P
इफ एंड ओनली इफ क्यू, पी क्यू को इम्प्लाई करता है और क्यू पी को इम्प्लाई करता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, सेकंड लिखें तो हम ये भी लिख सकते हैं, क्यू इफ एंड ओनली इफ पी। दोनों का मतलब सेम है। कहने का मतलब हम क्या बोलेंगे कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट, दोनों बातें आ जाती हैं इसमें। द नेसेसरी एंड sufficient condition for P is Q। और फोर्थ में क्या आएगा, द नेसेसरी एंड sufficient condition for Q is P। P के लिए Q है और Q के लिए P है, जब भी ऐसे दिया हुआ हो तो ये आपकी टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब अगर मुझे दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना हो तो हम इसको P इफ एंड ओनली इफ Q से कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, मान लो अब आपके पास एक स्टेटमेंट है P, P आपको दे दी, इफ यू वॉच टेलीविजन then your mind is free, and if your mind is free then you watch television। एक स्टेटमेंट दे दिया ऐसे आपको, और अब ये क्या बोल रहा है, राइट इट इन द फॉर्म ऑफ इफ एंड ओनली इफ। पहले दो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो और फिर इफ एंड ओनली इफ में। अगर मैं आइडेंटिफाई करूं तो हेयर क्यू मान लेते हैं, यू वॉच टेलीविजन, और आर मान लेते हैं, योर माइंड इज फ्री। दो ही बातें हैं, इनको अलग अलग कर लिया। नाउ अगर मुझे नया लिखना है तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड फॉर्म Q if and only if R is you watch television if and only if your mind is free। ये कह रहा है आप टेलीविजन तभी देखोगे जब आपका माइंड फ्री है, और अपोजिट करना हो तो व्हेन योर माइंड इज फ्री यू विल वॉच टेलीविजन। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसकी वैलिडिटी कैसे देखते हैं, देखो वैलिडिटी, वैलिडिटी ऑफ इफ एंड ओनली इफ कैसे पता चलेगा ये ट्रू है। तो वैलिडिटी के लिए नंबर वन मुझे क्या करना है, राइट स्टेटमेंट इन फॉर्म ऑफ P if and only if Q। सेकंड, आइडेंटिफाई P एंड Q, फिर मुझे P Q आइडेंटिफाई करने हैं। फिर मुझे दोनों बातें चेक करनी है, चेक वेदर स्टेटमेंट इफ P then Q, अगर P then Q लें इज ट्रू और फॉल्स, मुझे ये चेक करना है। फोर्थ, फिर चेक वेदर स्टेटमेंट इफ Q then P, उल्टा भी करके देखें, इज ट्रू और फॉल्स। हमने दोनों तरीकों से चेक कर लिया। ठीक है,
अब क्या आ जाएगा, द कंपाउंड स्टेटमेंट जो आपकी है इज ट्रू if both above statements are true। ये वैलिडिटी का है। मीन्स अगर इफ पी देन क्यू ट्रू आती है और एक इफ क्यू देन पी ट्रू आती है, दोनों ट्रू आ जाती हैं, तो कंपाउंड स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ ट्रू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये चीज हमें ध्यान रखनी है जब भी वैलिडिटी करनी है किसी भी स्टेटमेंट की। तो पहले इफ पी देन क्यू की निकालो, फिर इफ क्यू देन पी की निकालो, और फाइनल आंसर लिख कर दोगे। ठीक है, जैसे वही एग्जांपल ले लें, द इंटीजर n is odd if and only if n square